स्टूडेंट्स, मैं हूं डीआर चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी के लेसन नंबर 3 की, जिसमें हमने परागण पढ़ लिया, निषेचन पढ़ लिया था, उसके बाद में द्विनिषेचन के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम अगला टॉपिक ले रहे हैं भ्रूणपोष। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो है भ्रूणपोष। बात करते हैं भ्रूणपोष, इंग्लिश में लिखेंगे इसको एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भ्रूणपोष क्या है। तो इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पर, पोषक उत्तक है। क्या है अपने पास? पोषक उत्तक है, ध्यान में रखना है। भ्रूणपोष क्या है? पोषक उत्तक है। पोषण प्रदान करेगा, किसको पोषण प्रदान करेगा? भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है, ध्यान में रखना है। भ्रूणपोष क्या है? पोषक उत्तक है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। हमने पढ़ा था कल द्विनिषेचन में। द्विनिषेचन में हमने कहा था कि एक तरफ भ्रूण बन रहा है और एक तरफ भ्रूणपोष बन रहा है, ठीक है। तो ये जो भ्रूणपोष बनेगा वो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो भ्रूणपोष है इसके निर्माण के बारे में, है ना। ये इसका जो निर्माण है आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी, इन दोनों पादपों में अलग अलग समय पर होता है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आवर्तबीजी पादप पढ़ रहे हैं। आवृतबीजी पादप, आवृतबीजी जो पादप है इनमें क्या होता है, कल हमने पढ़ा था त्रिक संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? मैं यहाँ पर बीच में लिख रहा हूं, त्रिक संलयन। त्रिक संलयन द्वारा क्या होता है, ये जो आवृतबीजी पादप है इनमें किसका निर्माण होता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। और ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनेगा, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कैसा होता है, मैंने कल आपको बताया था, त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित, यानी कि ट्रिप्लोइड या 3n के द्वारा लिखा जाता है। तो हमें ध्यान रखना आपको इस बात में, त्रिक संलयन के माध्यम से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है और ये त्रिगुणित होता है। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। इसके बाद में हम बात करते हैं ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है आगे चल करके किसका निर्माण करता है? भ्रूणपोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अभी भ्रूणपोष का निर्माण करता है। अब देखो ध्यान में दो, आवर्तबीजी पादप इनमें क्या बन गया? भ्रूणपोष बन गया। लेकिन ये जो भ्रूणपोष बनेगा इसके बारे में हमें एक फैक्ट ध्यान रखना है कि ये जो सदैव निषेचन के दौरान निर्माण होता है। इस बात का ध्यान में रखना है, इस बात को हमें, कि जो आवर्तबीजी पादप है इनमें भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म सदैव निषेचन के दौरान बनता है। जब निषेचन हो रहा होता है उस समय बनेगा। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि भ्रूणपोष का निर्माण कब हो रहा है? निषेचन के दौरान हो रहा है। जबकि अगली बात करते हैं, तो आवर्तबीजी हो गए आपके एंजियोस्पर्म प्लांट्स, है ना। दूसरा लेते हैं अपन अनावर्तबीजी, जो जिम्नोस्पर्म कहेंगे ना, अनावृतबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म पादप। इनमें जो भ्रूणपोष बनेगा वो एक बात तो अगुणित होता है, जिसको हम n के द्वारा लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात इसमें हम लिखेंगे कि जो यह है निषेचन से पूर्व बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो भ्रूणपोष बनेगा ये भ्रूणपोष निषेचन से पूर्व इसका निर्माण हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना। आवर्तबीजी पादपों में निषेचन के दौरान बनता है, अनावर्तबीजी पादपों में जो भ्रूणपोष बनेगा वो निषेचन से पूर्व ही बन जाता है और अगुणित होता है। यहाँ पर क्या है? त्रिगुणित है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो भ्रूणपोष क्या है? पोषक उत्तक है। आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी पादपों में कब बनता है इसके बारे में देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भ्रूणपोष के प्रकार, टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म। टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म जो है इसके बारे में बात करते हैं। टोटल 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के भ्रूणपोष देखने को मिलते हैं हमें। नंबर 1 लिख देता हूं मैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर
एंडोस्पर्म, ठीक है। दूसरा होता है अपने पास में कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा होता है अपने पास माध्यमिक, अलग है थोड़ा ध्यान रखना, भ्रूणपोष, नाम भी अलग है तो ये खुद भी अलग है ना, इसको हम लिखेंगे हेलोबियल एंडोस्पर्म। ध्यान रहे ये जो नाम है वो ज़्यादा प्रचलित है, हेलोबियम जो नाम है वो ज़्यादा प्रचलित है, इसको हिंदी में भी यहाँ लिख देते हैं हेलोबियम भ्रूणकोश, ठीक है। ये माध्यमिक जो वर्ड है बहुत ही कम यूज होता है, इस बात को ध्यान में रखना। हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है ये ज़्यादा यूज होता है। हेलोबियल प्रकार का भ्रूणकोश बताइए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तीन हो गए अपने पास। भ्रूणकोश के प्रकार कितने हैं? तीन प्रकार के भ्रूणकोश, केंद्रक के भ्रूणकोश, कोशिकीय भ्रूणकोश और माध्यमिक या हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं भ्रूणकोश के जो तीन प्रकार लिए थे उसमें सबसे पहला प्रकार है अपने पास केंद्र के भ्रूणकोश या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मैं इसको आप पूरा डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ कंप्लीट, किस तरह से केंद्र के जो भ्रूणकोश है उसका निर्माण होता है ना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर भ्रूणकोश की संरचना के बारे में। हमने पढ़ा था भ्रूणकोश की संरचना, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि एक तो इसमें क्या बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं त्रिक संलयन होता है, और त्रिक संलयन के द्वारा क्या बनता है? त्रिगुणित बनता है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बन जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बन जाता है। और ये कैसा होता है? त्रिगुणित होता है, त्रियन के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया? प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बन गया। किसके द्वारा बनाए? त्रिक संलयन के द्वारा बनता है। अब मैं बाकी की संरचनाएं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें केंद्र के भ्रूणकोश की आवश्यकता है, तो वो कैसे बनता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है, इसमें क्या होता है? इस केंद्रक में स्वतंत्र विभाजन होते हैं, स्वतंत्र अविभाजन, यानी जिसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं हो। ये केंद्र विभाजन करेगा, दो बनाएगा, दो वापस विभाजन करेंगे, चार बनाएंगे, इस तरह से स्वतंत्र विभाजन करता है। और इसके द्वारा, स्वतंत्र विभाजन के द्वारा अनेक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। मैं इस डायग्राम को वापस यहाँ बना देता हूँ। क्या होता है? यहाँ पर बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा? स्वतंत्र बहुत सारे या अनेक केंद्रक बन जाते हैं, ऐसा कहें हम। तो ये जो केंद्रक बनेंगे, ये केंद्रक के ऊपर भित्ति नहीं बनेगी, ठीक है। कोशिका भित्ति या फिर कोशिका झिल्ली जो है उसका निर्माण नहीं होता है यहाँ पर। इस तरह से अनेक केंद्रक बन जाते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? स्वतंत्र केंद्रक। ये क्या है? यहाँ पर स्वतंत्र केंद्रक अनेक बन जाते हैं, अनेक स्वतंत्र केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अब देखो, प्राथमिक भ्रूणकोश स्वतंत्र विभाजन करता है और अनेक स्वतंत्र केंद्रक बना देता है। अब ये जो केंद्रक है ये क्या करेंगे? भित्ति की ओर चले जाएंगे। क्या करेंगे? भित्ति की ओर चारों तरफ चले जाएंगे, और मध्य में एक रिक्तिका बन जाती है ना, वैक्यूल का निर्माण हो जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, जो केंद्रक है, स्वतंत्र केंद्रक भित्ति की ओर चले जाते हैं, और मध्य में जो है, मध्य में रिक्तिका बन जाती है, यानी कि वैक्यूल का निर्माण हो जाता है। मैं डायग्राम को वापस यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। मध्य में क्या होता है? रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है। वापस बना देता हूँ थोड़ा सही से। लगभग इसका जो निर्माण है वो कंप्लीट हो गया ना, इस तरह से बनेगा। केंद्रक
भित्ति की ओर चले जाते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं अपन। और मध्य में क्या होता है, एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक बड़ी रिक्तिका या वैक्यूल बोलेंगे इसको, रिक्तिका या अवैक्यूल। ठीक है, ये रिक्तिका बन जाएगी बीच में। और ये जो केंद्रक है ये क्या करेंगे, भित्ति की ओर विन्यासित हो जाते हैं, फैल जाते हैं इधर उधर, है ना, चारों तरफ। अब ये जो केंद्रक है भित्ति की ओर फैल जाएंगे और इन केंद्रकों के चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है, अर्थात ये कोशी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, कोशी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ तक इनमें बाहर भित्ति का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन जब ये भित्ति की ओर फैलेंगे चारों तरफ तो इनके ऊपर किसका निर्माण हो जाता है, केंद्रकों के ऊपर भित्ति का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सभी के ऊपर जो है भित्ति का निर्माण हो जाता है। मैं अब इसके बाद में जो अगला डायग्राम लेकर आऊंगा वो पहले बनाऊंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय खराब हो जाता है डायग्राम बनाने में। ठीक है, हालांकि मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। ये जो है भित्ति युक्त केंद्रक बन जाता है, यानी कि अब ये जो केंद्रक है अंदर किस रूप में कन्वर्ट हो गए, कोशी के रूप में कन्वर्ट हो गए। और अब हम बात करते हैं, हमने कहा था कि दो नरयुग्मक आते हैं प्राग्नलिका के माध्यम से। एक तो क्या करेगा, त्रिक संलयन के माध्यम से प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाता है, और दूसरा अन्य कोशिका के साथ संलयन करके भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करता है। मैं इस डायग्राम को यहाँ पर बना देता हूँ, तो इसको लिख देंगे हम भ्रूण। किसका निर्माण करेगा, याद रखना, भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है। तो इसको लिख देता हूं मैं, भ्रूण या एम्ब्रियो। ठीक है, भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिक्तिका आ गई, इनको लिख लेंगे हम। ये क्या है अपने पास, यहाँ पर केंद्रक हो जाएंगे और एक लास्ट में लिख लेते हैं। ये जो बीच में द्रव भरा होगा इसको हम कहेंगे बीच में जो द्रव भरा होता है इसको लिख लेंगे अपन भ्रूणकोश। ये होता है केंद्र के भ्रूणकोश। ये किसका डायग्राम हो गया आपके, केंद्र के भ्रूणकोश या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे इसको। ठीक है, किस तरह से निर्माण हुआ, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, उसमें स्वतंत्र विभाजन होते हैं और अब बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। अब ये केंद्रक जो है भित्ति की ओर चले जाते हैं और मध्य में क्या बन जाती है, एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है, वैक्यूल बन जाती है। जैसे ये भित्ति की ओर जाएंगे तो इनके चारों तरफ भित्ति का निर्माण हो जाता है और ये जो केंद्रक है अब क्या किस में कन्वर्ट हो गए, कोशिका में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये कोशी के रूप हो गया यहाँ पर इसका। इसको हम कहेंगे केंद्र के भ्रूणकोश, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्वतंत्र केंद्रक बन रहे हैं। और यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, अन्य कोशिका किसका निर्माण कर देगी, भ्रूण का निर्माण कर देती है। अब ये जो भ्रूण है इसको ये जो भ्रूणकोश क्या करेगा, पोषण प्रदान करने का काम करता है। ये जो भ्रूण बनेगा इसको पोषण प्रदान कौन करेगा, हाँ भ्रूणकोश। ये पूरा केंद्र के भ्रूणकोश कहलाता है, लेकिन इसमें जो द्रव पदार्थ भरा है उसको मैंने अलग से लिख दिया है भ्रूणकोश। ये जो है इसको पोषण प्रदान करने का काम करता है। उदाहरण देख लेते हैं इसके, किसमें इस तरह के केंद्र के भ्रूणकोश देखने को मिलते हैं हमें। तो लिख लेंगे गेहूं, मक्का। ठीक है, गेहूं और मक्का में इस तरह का जो है केंद्र के भ्रूणकोश देखने को मिलता है। एक बात और ध्यान रखें कि जो नारियल है उसमें भी क्या होता है, केंद्र के भ्रूणकोश ही होता है, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट इसमें लिख लेंगे नारियल भ्रूणकोश जल युक्त होता है, ध्यान रखना। मैंने इसको अलग से लिखा नोट करके। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नारियल है उसमें खाने योग्य भाग कौन सा है, तो खाने योग्य भाग कौन सा होगा भाई, भ्रूणकोश होता है। कौन सा होता है, भ्रूणकोश होता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। जो नारियल में भ्रूणकोश होता है वो कैसा होता है, जल युक्त होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नारियल में जो भ्रूणकोश होगा वो जल युक्त होता है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा जो प्रकार है अपने पास वो है कोशिकीय भ्रूणकोश या सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है जिसको हम त्रिगुणित कह रहे हैं, ये क्या कर रहा है, प्राथमिक भ्रूणकोश जो केंद्रक है इसमें विभाजन होता है और दो केंद्रक बनते हैं। कितने केंद्रक बनेंगे, दो केंद्रक बनते हैं। अभी जो दो केंद्रक बनेंगे, ये दोनों केंद्रक देखो यहाँ पर एक केंद्रक ये बन गया और एक केंद्रक ये बन गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ केंद्रक। ये जो केंद्रक है, जैसे ही दो केंद्रक बनेंगे तो इन दोनों के ऊपर किसका निर्माण हो रहा है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो जाता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। जैसे जैसे केंद्रक बनते जाएंगे वैसे वैसे इन पर कोशिका भित्ति का निर्माण होता रहता है। अर्थात ये शुरू से लेके अंत तक कोशिकीय ही रहता है। ध्यान रखना, यहाँ पर केवल केंद्रक नहीं बन रहे थे, इससे पहले वाले में बहुत सारे केंद्रक बने इसलिए उसको हमने नाम दिया केंद्र के भ्रूणकोश। यहाँ पर क्या बन रही है, सीधी केंद्र विभाजन हुआ और कोशिका का निर्माण हो रहा है। तो शुरू से लेके अंत तक कोशिकीय है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कोशिकीय भ्रूणकोश के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा, दो केंद्रक, इसके बाद ये दोनों केंद्रक वापस विभाजन करेंगे, इधर बनेगा, फिर ये दोनों आगे विभाजन करेंगे, यानी इस तरह से ये बहुत सारे केंद्रक बनाएंगे। लेकिन केंद्रक बनते ही उसके चारों तरफ क्या बन रही है, कोशिका भित्ति बन रही है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, कोशिकीय भ्रूणकोश या सेलुलर एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भ्रूण बन जाएगा और इस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का जो काम करेगा तो वो भ्रूणकोश करता है। ये हो गया आपके दूसरा कोशिकीय भ्रूणकोश। मैंने पहले ही डायग्राम बना दिया ताकि मैं इसको जल्दी समझा सकूं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले उदाहरण बता देता हूँ, उदाहरण ले जाएंगे और बाकी कहीं पर उदाहरण में लिखते हैं अपन इसमें आवृतबीजी पादपों के गेमोपटेली वर्ग के सदस्य, यूँ इसके उदाहरण आ जाएंगे। जैसे एक दो उदाहरण लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पर। पिटूनिया पादप है, पिटूनिया। दूसरा लिख देता हूँ यहाँ पर धतूरा। इन पादपों में जो है कोशिकीय भ्रूणकोश देखने को मिलता है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट में बात करते हैं तीसरा जो प्रकार है अपने पास में वो है हेलोबियल भ्रूणकोश। ये जो हेलोबियल भ्रूणकोश है इसमें क्या होता है, केवल एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण में पाया जाता है। हेलोबियल गण के जो सदस्य हैं, जो पादप हैं, उन पादपों में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हेलोबियल भ्रूणकोश रखा गया। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, ये कि जो हेलोबियल भ्रूणकोश है उसका उदाहरण क्या है, हेलोबियल गण के पादप। ठीक है, इसके अंदर जो पादप आएंगे वो इसके उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं हम, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक या 3N के द्वारा लिखा जाता है इसको। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक जो है इसमें क्या होता है, प्रथम विभाजन होता है। क्या होता है भाई, प्रथम विभाजन होता है। दो केंद्रक बनाएगा, दो केंद्रक जो बनाए गए इन केंद्रकों के मध्य में अनुप्रस्थ भित्ति बन जाती है। दोनों के मध्य में क्या बन जाती है, एक अनुप्रस्थ भित्ति बन जाती है। अब बीच में भित्ति बन गई तो इसमें क्या होगा, दो प्रकोष्ठ बन गए। कितने प्रकोष्ठों में विभाजित हो गया, दो प्रकोष्ठों में विभाजित हो गया। नंबर 1 बीजांड द्वारी प्रकोष्ठ, जो बीजांड द्वार की तरफ है उसको तो कहेंगे हम बीजांड द्वारी प्रकोष्ठ, और जो निभाग की तरफ है उसको कहेंगे दूसरा निभागी प्रकोष्ठ। तो दो प्रकोष्ठ बन गए, बीजांड द्वारी और निभागी प्रकोष्ठ। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके भ्रूणकोश, सॉरी ये भ्रूण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। किसके द्वारा, बीजांड द्वारी सिरे पर अपने देखा था, नर युग्मक और अंड कोशिका मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण का निर्माण करें। तो ये हमें ध्यान में रखना, बीजांड द्वारी की सिरे की। अब देखो यहाँ पर दो प्रकोष्ठ बने तो इसमें देखो अलग अलग प्रक्रिया होगी। बीजांड द्वारी जो प्रकोष्ठ है ये ऊपर वाला, इसमें क्या होगा, केंद्रक विभाजन होगा। क्या होगा, केंद्रक विभाजन होगा, यानी ये केंद्रक जो है दो भागों में विभाजित होगा। ठीक है, और भित्ति का निर्माण हो जाएगा। जैसे ये केंद्रक दो भागों में विभाजित हुआ तो इन दोनों के चारों तरफ क्या बन जाएगी, कोशिका भित्ति बन जाती है। क्या बन जाती है, केंद्रक और केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाती है। ये प्रक्रिया होती है बीजांड द्वारी प्रकोष्ठ में। निभागी प्रकोष्ठ में क्या होता है, मुक्त केंद्रक विभाजन होता है। केंद्रक जो है विभाजित करता रहेगा, अनेक केंद्रक बनाएगा, लेकिन भित्ति का निर्माण यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्या बनेंगे, मुक्त या स्वतंत्र केंद्रकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखो दोनों मिल रहे हैं आपको। ये तो हो गया आपके केंद्र के भ्रूणकोश जैसा दिखाई दे रहा है, और इधर देखेंगे तो हमें लगेगा कि कोशिकीय भ्रूणकोश है। तो ये जो हेलोबियल भ्रूणकोश है ये
केंद्र के और कोशिकीय भ्रूणकोश का मिला जुला रूप है। दोनों ही इसमें देखने को मिलते हैं। बीजाणुद्वारी शिरा इस तरफ तो कोशिकीय भ्रूणकोश और निभागी शिरे की ओर केंद्र के भ्रूणकोश देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो भ्रूणकोश बनेगा इसको हम कहेंगे हैलोबियल भ्रूणकोश। उदाहरण क्या हो जाएगा, हैलोबियल गण के जितने भी पादप हैं उन सभी में हैलोबियल भ्रूणकोश पाया जाता है। ये तीसरा प्रकार हो गया कंप्लीट। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भ्रूणकोश के कार्य के बारे में। मैंने पहले लिख दिया, फटाफट से 2 कार्य देख लेते हैं जल्दी जल्दी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, भ्रूणकोश के कार्य मुख्यतः 2 कार्य लिए जाते हैं। एक कार्य मैं आपको कभी से बताते हुए आ रहा हूँ कि जो भ्रूणकोश है उसका काम क्या है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ये तो आपको याद हो ही गया होगा पहले से ही कि जो भ्रूणकोश है ये भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। दूसरा कार्य हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना, नवोद्भिद को पोषण या भोजन प्रदान करना। कब? बीज अंकुरण के समय। नवोद्भिद क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई भी एक बीज है अपने पास में, क्या है, बीज है, अपन इसको जब क्या करेंगे, बो देंगे भूमि में, तो क्या करेगा, ये अंकुरित होगा। क्या होगा? अंकुरित होगा। अब अंकुरित हो रहा तो ये जो भाग है, ये पूरा भाग अंकुरित हुआ बीज, इसको हम क्या कहेंगे, नवोद्भिद कहते हैं। और इस नवोद्भिद को जो भोजन प्रदान करने का काम करेगा वो कौन करेगा, भ्रूणकोश ही करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम है कि अब 2 दिन जो है अवकाश रहने वाला है, क्योंकि रक्षाबंधन है और मुझे गांव निकलना पड़ेगा। जिस तरह से आप घर पर बैठे हैं, मुझे भी घर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बहनें जो है वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी कि भाई अभी तक आया नहीं और कब आएगा। तो मुझे भी जाना पड़ेगा परिवार के लिए। तो ध्यान दें, इन 2 दिन में आप जब भी समय मिले मेरे जो पुराने वीडियो, उन वीडियो को देखें, रिवीजन करें उनका कंप्लीट, थोड़ी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं फटाफट से, ताकि आपको ये जो पूरे अपन ने 3 लेसन लगभग कंप्लीट कर लिए, तीसरा लेसन जो है कंप्लीट हो जाएगा 1-2 वीडियो बाद में। तो इन तीनों लेसन को आप एक बार वापस रिवाइज कर लें वेट करके, कभी भी जब समय मिले आपको। आपकी 2 दिन छुट्टी रहेगी, 3 तारीख और 4 तारीख। 5 तारीख से वापस आपके जो है अगले वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करते रहें इनको ज़्यादा से ज़्यादा। आपके जो मित्र हैं उन तक पहुंचाते रहें, ताकि वो भी घर बैठ करके पढ़ाई कर सके और इनका जो है इन वीडियो का फ़ायदा उनको घर बैठे हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, अभी कोरोना महामारी चल रही है, खास तौर से आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह पर नहीं रुकें, और आप घर पे भी रुक रहे हैं तो सुरक्षित रुकें, सुरक्षित रहें।